नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो साइंस में अपन चल रहे थे परमाणु सिद्धांत, तत्वों का वर्गीकरण और उनके आवर्ती गुणधर्म। जैसा कि अपन ने नेक्स्ट जो अपनी पिछली कक्षा थी, उस कक्षा के अंदर अपन ने जो परमाणु सिद्धांत थे वो कंप्लीट कर लिए थे। जैसे अपन ने पढ़ा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, रदरफोर्ड का है, मैक्सवेल का, नील्स बोर का। इन्होंने परमाणुओं के बारे में सबने अलग अलग बताया और बहुत सारी बातें परमाणुओं के बारे में अपन को जानने को मिली इन वैज्ञानिकों के द्वारा, इनके परमाणु सिद्धांतों के द्वारा। अब अपन चलते हैं तत्वों की तरफ, कदम बढ़ाते हैं और तत्वों में अपन सबसे पहले प्रारंभ करेंगे तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण, जैसा कि आप सबको पता होगा कि परमाणु आपस में संयोजित होते हैं या परमाणु आपस में जो समान प्रकार के परमाणु क्या बनाते हैं, तत्वों का निर्माण करते हैं। अर्थात तत्व क्या है जिसमें परमाणु क्या हो, समान हो। जैसे हाइड्रोजन H2 गैस एक तत्व है जिसमें दो हाइड्रोजन के परमाणु और दोनों आपस में क्या है, समान है। तो ये तत्व जो है, इनके वर्गीकरण के बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं कि इन तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्या हुई, क्यों इनका वर्गीकरण करना पड़ा। पिछली कक्षा में भी मैंने आपको बताया था, किसी भी आप सबको पता होगा 118 तत्व है वर्तमान समय में की आवर्त सारणी में। तो इन तत्वों को अलग अलग याद रखना, इनके गुणधर्मों के बारे में जानकारी रखना, मतलब इनके आकार आकृति, कैसे इनमें गुण पाए जाते हैं, कैसे भौतिक गुण है, कैसे रासायनिक गुण है, किस प्रकार ये संयोजित होते हैं, है ना। इन सब के बारे में जानकारी रखना अपने लिए कठिन हो जाता है, इसलिए इनके ऐसे समूह बना दिए जाते हैं जो समान गुण दर्शाने वाले होते हैं। अर्थात समान गुण दर्शाने वाले तत्वों को एक विशेष समूह के अंदर रख दिया जाता है, अलग अलग समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं अपन, तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्वों का वर्गीकरण। तो तत्वों के वर्गीकरण में सबसे पहले नाम आता है, सर्वप्रथम तत्वों के वर्गीकरण में नाम आता है डोब्राइनर का। किसका नाम आता है, डोब्राइनर। डोब्राइनर जो था, सबसे पहले सर्वप्रथम इसने तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया था, याद रखना। और सन की 1829 के अंदर डोब्राइनर ने तत्वों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास प्रारंभ किया था और इन्होंने समान गुणों वाले तत्वों को समूह में रखने का प्रयास किया। इन्होंने केवल 3 ही ऐसे समूह बना पाए थे, 3 ही समूह बनाए जिनमें 3 तत्व थे समान गुणों वाले। 3 समूह बनाए जिनमें 3 तत्व थे जो समान गुणों वाले थे। जैसा पहला इन्होंने समूह बनाया वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये पहला समूह था इनका। इसमें 3 तत्व हैं और तीनों समान गुणों वाले। इन्होंने प्रयास किया कि समान गुण प्रदर्शित करने वाले तत्वों को एक समूह में रखा जाए। तो इन्होंने पहला समूह कौन सा बनाया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, जो कि तीनों समान गुणों वाले तत्व हैं। दूसरा समूह इन्होंने लिया कैल्शियम, हाँ, और तीसरा समूह था इनका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 समूह बनाए इन्होंने। डोब्राइनर ने क्या किया, 3 समूह बनाए और तीनों समूह में 3 तत्वों को रखा जो आपस में समान गुण प्रदर्शित करते हैं, जो कि आपस में समान गुण प्रदर्शित करते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, आगे अपन आवर्त सारणी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उससे पहले लगभग आपको कम से कम 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक तथा उनके तत्वों का याद होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा, मैं पहली बार आपको होमवर्क दे रहा हूं, आज का आपका होमवर्क रहेगा कि आपको कम से कम 1 से 30 तक आवर्त सारणी याद करनी। आवर्त सारणी के जो तत्व हैं 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक, वो आपको याद करने, ठीक है। हाइड्रोजन से लेकर के निकल जिंक तक, सॉरी कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, हाँ जिंक तक आपको 30 तक जो तत्व है आवर्त सारणी में वो आपको याद करने हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। और डोब्राइनर पे चलते हैं वापस। डोब्राइनर ने तत्वों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किया, अर्थात तत्वों के वर्गीकरण में सबसे पहले किसका नाम आता है, डोब्राइनर का। इनको डोब्राइनर के त्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डोब्राइनर के त्रिक, डोब्राइनर के
त्रिक भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने तीन तीन तत्वों का समूह बनाया और तीन ही समूह बनाए, इसलिए डोबराइनर के त्रिक इनको कहा जाता है। इन्होंने बताया कि जो पहला और तीसरा जो तत्व है, इसमें बीच वाले गुण में, बीच वाले तत्व में इन दोनों गुणों के बीच का गुण पाया जाएगा, दोनों तत्वों के बीच के गुण पाए जाएंगे। जैसे लिथियम और पोटेशियम, इन दोनों के बीच के गुण किसमें होंगे? सोडियम में होंगे। और इन्होंने एक समान गुण वाले तत्वों को एक समूह के अंदर वर्गीकृत किया। ये हो गए अपने डोबराइनर के त्रिक, इतना ही। और एक बात और विशेष ध्यान रखना, इस ये जो पहला और तीसरा जो तत्व है डोबराइनर के त्रिक में, इन दोनों तत्वों के अगर अपन परमाणु क्रमांक या परमाणु भार का अगर अपन निकाले अनुपात, तो वो बीच वाला जो है वो लगभग इन दोनों के बीच का रखता है, समान गुण रखता है। अपन बात करते हैं डोबराइनर के बाद में तत्वों के वर्गीकरण में दूसरा नाम आता है अलेक्जेंडर न्यूलैंड का। किसका आता है? अलेक्जेंडर न्यूलैंड का। न्यूलैंड ने क्या किया? अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड ने क्या दिया था? अष्टक नियम। अष्टक नियम में इन्होंने बताया कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, कौन से क्रम में? बढ़ते हुए भार के क्रम में। बढ़ते हुए भार के क्रम में अगर तत्वों को व्यवस्थित किया जाए, तो उन्होंने बताया कि आठवां तत्व जो था वो पहले तत्व से समानता प्रदर्शित करने लग गया। जैसे बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु भारों के आधार पर उन्हें व्यवस्थित किया, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आठवां तत्व जो था, ये आठवां तत्व क्या कर रहा था? पहले वाले तत्व से समानता प्रदर्शित कर रहा था। नौवां जो तत्व था वो तत्व दूसरे तत्व से, मतलब 7 तत्वों के बाद में जो आठवां तत्व आ रहा था वो क्या कर रहा था? अपने पहले वाले तत्वों से समान गुण प्रदर्शित कर रहा था। अर्थात इसी को अष्टक नियम नाम दे दिया। आठवां तत्व पहले से समान, इसी को क्या नाम दे दिया? अष्टक नियम। किसने दिया? न्यूलैंड ने। अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, और ये दिया था इन्होंने 1865 में। कब दिया था? 1865 में अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। तत्वों के वर्गीकरण का इन्होंने भी प्रयास किया, और इन्होंने तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा, और इन्होंने देखा कि आठवां तत्व जो था भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर आठवां तत्व जो था वो पहले वाले तत्व से समानता प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अष्टक नियम। जैसा कि आपको पता होगा संगीत में सा रे ग म प ध नि सा नी ध प म ग रे सा, कैसे भी ले लो अपन, सा रे ग म प ध नी और सा। देखो सा रे ग म प ध नी सा, ये सा जो है, ये सा वापस पहले वाले के जैसा आ गया। देखो सा आ गया ना। 7 तक तो अलग अलग चल रहे थे, लेकिन जैसे ही 8वें पे पहुंचे, आठवां तत्व किससे समानता दर्शा रहा है? वापस पहले वाले तत्व से। सारे ग म प ध नि सा, सा नी ध प म ग रे सा। तो ये हो गया अपना अलेक्जेंडर न्यूलैंड का अष्टक नियम। और अलेक्जेंडर का जो अष्टक नियम था ये भी अपने कैल्शियम तक ही सीमित रहा। कैल्शियम से आगे के तत्वों पर इसका नियम भी क्या हो गया था? फेल हो गया था। ये भी केवल जो कैल्शियम तत्व है वहां तक ही इनके द्वारा वर्गीकरण किया गया तत्वों का। ठीक है, आप थोड़ा साथ में लिखते रहें या तो, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम अपने कंप्लीट हो गया। अब अपन चलते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में देखो तत्वों के वर्गीकरण में अपन चल रहे हैं, तो मैं आपको बात बता दूं, तत्वों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? डोबराइनर ने, और त्रिक बनाया था डोबराइनर ने। ठीक है, उसके बाद में कौन आया? अलेक्जेंडर न्यूलैंड। इसने अष्टक नियम दिया था कि आठवां तत्व पहले वाले तत्व से समानता प्रदर्शित करता है। उसके बाद में
मेंडलीव का नंबर आता है, लेकिन ध्यान रहे सर्वप्रथम वर्गीकरण का प्रयास तो किसने किया था? डोब्राइनर ने। लेकिन सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसको जाता है? मेंडलीव को जाता है। किसको जाता है? मेंडलीव को। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? मेंडलीव। इन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई और उस आवर्त सारणी में देखो इन्होंने क्या किया था? तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार, तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया था। तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया था? तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में इन्होंने व्यवस्थित किया था। किन्होंने? मेंडलीव ने। मेंडलीव ने क्या किया? तत्वों को लिया और उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करते गए। ठीक है, तो उन्होंने अपने उस व्यवस्थित क्रम में देखा तो उनको पता चला कि जो कुछ निश्चित अंतराल के बाद में जो तत्व हैं वो पहले वाले तत्वों से क्या कर रहे हैं? समानता प्रदर्शित कर रहे हैं, अर्थात आवर्ती प्रदर्शित कर रहे हैं। अर्थात इन्होंने एक नियम दिया था, मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था? देखो, तत्वों के गुणधर्म उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। कहने का मतलब क्या है? इन्होंने बताया कि मेंडलीव ने अपने आवर्त नियम में बताया कि तत्वों को अगर बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो निश्चित अंतराल के बाद में पुनरावृत्ति होती है। गुणों में क्या होती है? पुनरावृत्ति। कब? निश्चित अंतराल के बाद में। यही नियम है तत्वों के गुणधर्म, अर्थात उनके गुण जो है वो बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में, किस क्रम में व्यवस्थित किया था इन्होंने? बढ़ते हुए परमाणु के भार के क्रम में। अर्थात पहले वाला कम भार का था, दूसरा ज्यादा भार का, फिर आगे तीसरा और ज्यादा भार का, चौथा और ज्यादा भार का। तो इन्होंने जैसे जैसे परमाणु के बढ़ते हुए भारों के क्रम में व्यवस्थित किया तो देखा कि निश्चित अंतराल के बाद में तत्व जो है वो पहले वाले गुणों से समानता प्रदर्शित कर रहे हैं, अर्थात पुनरावर्ती कर रहे हैं, आवर्ती दर्शा रहे हैं। तो यही नियम दे दिया, तत्वों के गुणधर्म उनके बढ़ते हुए परमाणु भार। किनके? बढ़ते हुए परमाणु भार। ध्यान रखना, आधुनिक आवर्त नियम भी यही होगा, लेकिन केवल बढ़ते हुए परमाणु भार नहीं होगा। यहां इसने परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया तो परमाणु भार आएगा, और अगर परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित किया गया तो परमाणु क्रमांक आएगा। उस पर अपन बाद में बात करेंगे। इन्होंने परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया और बताया कि परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। कौन? तत्वों के गुणधर्म। तत्वों के गुणधर्म बढ़ते हुए परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, क्योंकि इसने परमाणु भार के क्रम में बढ़ते हुए व्यवस्थित किया था। किसने? मेंडलीव ने। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी के अंदर, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में 8 तो वर्ग बनाए थे। कितने वर्ग बनाए थे? 8 वर्ग बनाए थे, और इनको ए व बी उपवर्गों में विभाजित किया था। ए व बी उपवर्गों में भी विभाजित किया था इन्होंने। ठीक है, और आवर्त कितने थे? 6 आवर्त थे। कितने आवर्त थे? 6 आवर्त। इनको भी अन्य वर्गों में विभाजित किया गया था। ठीक है, 8 तो वर्ग थे और 6 आवर्त थे। इन्होंने एक उस समय जो अक्रिय गैसें हैं उनकी खोज नहीं हुई थी। जैसे ही उनकी खोज हुई, बाद में मेंडलीव के 8 वर्गों के आगे एक शून्य वर्ग, कौन सा वर्ग? शून्य वर्ग बनाया गया था। 8 वर्ग से पहले शुरुआत में शून्य वर्ग बनाया, जिसमें क्या रखी गई थी? निष्क्रिय गैसें या अक्रिय गैसें। क्योंकि मेंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उस समय उन अक्रिय गैसों का कोई जिक्र नहीं था, खोज नहीं हुई थी। जैसे उनकी खोज हुई, उनको क्या कर दिया गया? मेंडलीव की आवर्त सारणी के जो 8 वर्ग है उन 8 वर्गों से पहले एक शून्य वर्ग बना करके व्यवस्थित कर दिया था। ध्यान रहे, मेंडलीव ने बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था, और उन्होंने ये प्रयास किया था कि एक वर्ग में समान गुणों वाले तत्व ही आने चाहिए। एक वर्ग में समान गुणों वाले तत्व आने चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं वर्ग क्या होते हैं और आवर्त क्या होते हैं। जैसे मान लो कि ये आवर्त सारणी है, ये क्या है?
आवर्त सारणी A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T और U, ये मान लो अपने क्या है आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में जो खड़ी पंक्तियां आपको दिख रही है, जो खड़ी पंक्तियां दिख रही है, ये तो क्या है वर्ग है, क्या है वर्ग। और ये जो आडी लाइनें आपको दिख रही है क्षैतिज पंक्तियां, ये ऊर्ध्वाधर तो क्या हो गए वर्ग हो गए, और क्षैतिज पंक्तियां क्या हो गई आवर्त हो गई, क्या हो गई आवर्त। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में क्षैतिज ऊर्ध्वाधर या जिनको खड़ी पंक्तियां कह सकते हैं अपन, उनको तो क्या नाम दिया वर्ग, तथा जो आडी लाइनें थी जिनको अपन क्षैतिज लाइनें भी कह सकते हैं, क्षैतिज लाइनें थी उनको क्या नाम दिया गया आवर्त नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया आवर्त। मतलब ये तो आवर्त हो गया, ये अपने क्या हो गए वर्ग हो गए। अर्थात इन्होंने कितने वर्ग बनाए थे 8, कितने बनाए थे 8 वर्ग इन्होंने बनाए थे, और आवर्त कितने थे 6 आवर्त थे। मतलब 8 तो खड़ी लाइनें थी इनके आवर्त सारणी में, और 6 लाइनें कैसी थी क्षैतिज थी, कैसी थी क्षैतिज। और इन्होंने प्रयास किया कि एक वर्ग के अंदर समान गुण प्रदर्शित करने वाले तत्व ही आने चाहिए, ये प्रयास किया था इन्होंने। इसके लिए इन्होंने कहीं कहीं पर अपने परमाणु जगह भी रिक्त स्थान छोड़ दिए थे आवर्त सारणी में। जैसे मान लो ये K नाम का जो तत्व है, ठीक है, ये मान लो इस वर्ग से समानता दर्शा रहा, तो इन्होंने यहां पर रख दिया, इसको यहां पर खाली छोड़ दिया, क्योंकि ये K जो इस वर्ग से समानता नहीं दर्शा रहा है, इस वर्ग के बाकी तत्वों से समानता नहीं दर्शा रहा है, जबकि आगे वाले तत्वों से समानता दर्शा रहा है, तो इन्होंने इसके स्थान को खाली छोड़ करके आगे वाले वर्ग में इस तत्व को लिख दिया। अर्थात मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में प्रयास किया कि एक वर्ग में समान गुणों वाले तत्व ही आने चाहिए। ध्यान रखें, समान गुणों वाले तत्व एक ही वर्ग में आए, ऐसा उन्होंने प्रयास किया था। इसके लिए उन्होंने जगह जगह क्या कर दिए थे रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। क्या कर दिए थे रिक्त स्थान। और याद रहे इस रिक्त स्थान की उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी कि इन रिक्त स्थानों पर ऐसे ऐसे तत्व आएंगे। उन तत्वों के गुणों के बारे में भी उन्होंने बताया था, उन तत्वों के गुणों का भी उन्होंने वर्णन कर दिया था कि ये। तो मेंडलीफ ने कहीं कहीं पर अपने बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम को भी उसने तोड़ दिया। कुछ कम भार वाले तत्वों को पहले रख दिया और कुछ ज्यादा भार वाले तत्वों को कुछ ज्यादा भार वाले तत्वों को पहले और कम भार वाले तत्वों को बाद में रखा, क्योंकि उन्होंने ये प्रयास किया था एक वर्ग में समान गुणों वाले तत्व ही आने चाहिए। जैसे इन्होंने एक तो आयोडीन का परमाणु भार होता है 126.9 और इसके साथ में था टेल्यूरियम जिसका परमाणु भार था 127.6। आयोडीन का 126.9 था और टेल्यूरियम का 127.6 परमाणु भार था। अगर देखा जाए तो पहले आयोडीन आना चाहिए, उसके बाद में क्या आना चाहिए टेल्यूरियम आना चाहिए, क्योंकि बढ़ते हुए परमाणु भार के अगर क्रम में व्यवस्थित करें तो इसका भार कम है, इसका भार ज्यादा है, पहले ये आयोडीन आना चाहिए, उसके बाद में क्या आना चाहिए टेल्यूरियम। लेकिन ये आयोडीन जो था वो 7वें वर्ग से समानता दर्शा रहा था। कौन से वर्ग से 7वें वर्ग से। और ये टेल्यूरियम जो था वो 6ठे वर्ग से समानता दर्शा रहा था। कौन से वर्ग से 6ठे वर्ग से। तो टेल्यूरियम को तो 6ठे वर्ग में रख दिया और आयोडीन को कौन से वर्ग में रख दिया 7वें वर्ग में। कुछ जगह पर कहीं कहीं पर इनको परमाणु भार के क्रम को भी तोड़ना पड़ा। क्यों तोड़ना पड़ा? क्योंकि उन्होंने प्रयास किया कि एक वर्ग में समान गुणों वाले तत्व ही आने चाहिए। तो आयोडीन जो था वो 7वें वर्ग से समानता दर्शा रहा था, इसलिए टेल्यूरियम को पहले रखा गया और आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद में रखा गया, जबकि इनका परमाणु भार जो था वो आयोडीन का टेल्यूरियम की तुलना में बहुत कम था। ठीक है, एक विशेष बात और ध्यान रखें, इन्होंने जो रिक्त स्थान छोड़े थे उन रिक्त स्थानों की उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी और वो जो सत्य भी साबित हुए उनके गुणों के बारे में भी उन्होंने पहले ही बता दिया था। क्योंकि आप सबको पता है एक वर्ग है तो ये तत्व और ये तत्व अगर अपन को पता है तो बीच वाला तत्व कैसा होगा अपन बता सकते हैं। वही बात जो डोबराइनर के त्रिक बने थे कि ऊपर वाला और लास्ट तीसरा वाला जो तत्व है उसमें बीच वाले तत्व के जो गुण होंगे वो बीच वाला तत्व क्या रखेगा, गुण भी मध्य के रखेगा। अर्थात यहां आने वाला तत्व इन दोनों तत्वों के बीच के गुण रखने वाला होगा, इन दोनों तत्वों के मध्य का गुण रखने वाला तत्व होगा। तो जो स्थान खाली छोड़े उनकी भविष्यवाणी की थी, एक तो इन्होंने एका बोरोन के लिए खाली स्थान छोड़ा था, एका एल्यूमिनियम के लिए और एका सिलिकॉन के लिए। एका सिलिकॉन के लिए इन्होंने क्या किए थे, रिक्त स्थान छोड़ दिए थे अपनी आवर्त सारणी में। किसने? मेंडलीफ ने, जो कि बाद में क्या नाम आया,
एक का बोरोन का तो स्केडियम नाम आया, एक का एल्यूमिनियम का क्या नाम आया, गैलियम, और एक का सिलिकॉन का क्या नाम आया, जर्मेनियम। ये भविष्यवाणी इसने की थी, वो सत्य साबित हुई उनके गुणों के बारे में, और कुछ स्थानों पर जो रिक्त स्थान छोड़े थे उन पर ये तत्व वर्तमान समय में आ गए हैं आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर, जिनकी उन्होंने खालिस्तान छोड़ करके भविष्यवाणी की थी। किसने? मेंडलीफ ने। देखो ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी हो गई, एक बार फिर से वापस देख लेते हैं। मेंडलीफ ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया था, और इन्होंने आवर्त नियम दिया था कि तत्वों के गुणधर्म जो होते हैं, चाहे भौतिक गुण हो चाहे रासायनिक गुण हो, गुणधर्म जो होते हैं वो तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के आवर्ती फलन अर्थात परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में कुछ अंतराल के बाद में पुनरावर्ती दर्शाते हैं। एक विशेष बात और ध्यान रखना, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 वर्ग थे, जिनको ए व बी उपवर्गों में विभाजित किया गया था। साथ में यह भी ध्यान रखें उस समय उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो उनको तो उनको कहा रखा गया 0 वर्ग, शून्य वर्ग बना करके 8 वर्ग से पहले उनको एक नया वर्ग बना करके रखा गया। 6 इनके आवर्त थे, जिनको अपन क्षैतिज पंक्तियां कहते हैं, ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को वर्ग कहते हैं। इन्होंने साथ में क्या बता रहा था, जगह जगह पर इन्होंने कुछ स्थान खाली भी छोड़ दिए थे, और कुछ स्थानों पर इन्होंने अपने परमाणु भार के क्रम को भी तोड़ना पड़ा। कुछ कमियां इनकी रह गई थी, वो कमियां मैं आपको बता देता हूं, पहले इनका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब अपन बात करेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियां, कि मेंडलीफ जो था वो कुछ बातों को सही साबित नहीं कर पाया, और कुछ जगह उसकी कमियां रह गई, गलतियां हो गई थी। उसके आवर्त सारणी में क्या क्या कमियां थी उनकी बात करते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की पहली कमी आप ही बता सकते हैं कि उन्होंने जो बढ़ते हुए परमाणु भार का क्रम था, जगह जगह पर उसको तोड़ना पड़ा, जगह जगह पर परमाणु भार के क्रम को तोड़ना पड़ा। तो पहली कमी तो यही होगी मेंडलीफ की, क्या कि कहीं कहीं तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम को तोड़ना पड़ा, क्रम को तोड़ना पड़ा। ठीक है, ये तो होगी पहली कमी, क्योंकि उसने समान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखने के लिए कहीं कहीं पर कम भार वाले तत्वों को बाद में रखा और अधिक भार वाले तत्वों को पहले रख दिया। जबकि इसने क्या कहा था कि मैंने बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया है, तो कुछ जगह परमाणु भार का क्रम इसको तोड़ना पड़ा। दूसरी कमी ये थी इसकी, देखो मैंने अभी आपको बताया कि इसने प्रयास किया था कि एक वर्ग में समान गुणों वाले तत्व आने चाहिए, एक वर्ग में समान गुणों वाले तत्व आने चाहिए, जबकि इनके कुछ वर्ग ऐसे भी थे जिनमें ऐसे तत्व आ गए थे जिनका बाकी तत्वों से कोई लेना देना ही नहीं है, बिल्कुल भी समानता नहीं है, बिल्कुल अलग गुणधर्म वाले तत्व थे, ऐसे गुण भी आ गए थे। अर्थात एक ही वर्ग में असमान गुणों वाले तत्व आ गए थे, तथा अब इसने ये भी कहा था कि समान गुणों वाले तत्व एक वर्ग में आने चाहिए, जबकि समान गुणों वाले तत्व किसी दूसरे वर्ग में भी आ रहे थे, तथा समान गुणों वाले तत्व अलग अलग वर्गों में भी रखे गए। ध्यान दें, एक वर्ग में केवल समान गुणों वाले तत्व आने चाहिए, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे थे जिनमें असमान गुण वाले तत्व भी आ गए थे। ठीक है, जैसे मैं बात करूं ए बी सी डी ई की, ये मान लो एक वर्ग है अपने सामने। ठीक है, इस वर्ग में सभी तत्व समान गुणों वाले होने चाहिए, लेकिन कुछ तत्व ऐसे आ गए थे जिनके गुण इन बाकी तत्वों से क्या थे, असमान थे। क्या थे? असमान गुण। ध्यान दें, विशेष इतना सही है, समान गुणों वाले तत्व एक ही वर्ग में आने चाहिए थे, लेकिन एक वर्ग में असमान गुणों वाले तत्व भी आ गए कुछ वर्गों में, और कुछ समान गुणों वाले तत्व दूसरे वर्गों में आ गए। जैसे मान लो यहां पर मैं लिख दूं जी, ये जी जो था ये किससे समान होना चाहिए,
पहले वाले वर्ग से, लेकिन इसको दूसरे वाले वर्ग में रखा गया। अर्थात समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में और एक ही वर्ग में असमान गुणों वाले तत्व भी रखे गए। ये मेंडलीव की क्या थी? आवर्त सारणी की दूसरी कमी थी। मेंडलीव की तीसरी कमी थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की, इन्होंने हाइड्रोजन को कोई स्थान नहीं दिया था। हाइड्रोजन को कोई स्थान नहीं दिया। देखो, अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन आज भी असमंजस में है। हाइड्रोजन का विशेष स्थान कहीं पर नहीं दे सकते। ये जो है पहले वर्ग से भी 18वें वर्ग से भी, मतलब सभी गुण रखने वाला और कहे तो सभी से समानता प्रदर्शित करने वाला तत्व है। कुछ गुणों में इससे समानता दर्शा रहा है, कुछ गुणों में उससे समानता दर्शा रहा है ना। तो इस हाइड्रोजन को वो स्थान नहीं दे पाए कि इसको कहां रखें। ठीक है। और चौथी इनकी कमी थी, इन्होंने जो समस्थानिक थे, समस्थानिक का मतलब समान गुण समान परमाणु क्रमांक वाले तत्व, समस्थानिक मतलब जिनका स्थान क्या हो? समान हो। अर्थात इन्होंने एक ही परमाणु क्रमांक वाले तत्व को स्थान नहीं दिया। समस्थानिकों को अपनी आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया। ठीक है। जो समस्थानिक थे उनको अपनी आवर्त सारणी में कोई स्थान इन्होंने नहीं दिया था। देख लें वापस कमियां क्या थी। कहीं कहीं पर तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार का क्रम तोड़ना पड़ा। ठीक है। और एक ही वर्ग में असमान गुणों वाले तत्व आ गए थे और समान गुणों वाले तत्व अलग अलग वर्गों में चले गए थे। हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दे पाए थे क्योंकि वो पता ही नहीं चल रहा था कि हाइड्रोजन कौन से वर्ग से समानता दर्शा रहा है। फिर समस्थानिकों को अपनी आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया गया। किसमें? मेंडलीव की आवर्त सारणी में। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी आज कंप्लीट हो गई है और अब अपने आएगी आधुनिक आवर्त सारणी। किसकी आएगी? हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि अपन पढ़ेंगे कल। आपके लिए आज मैंने एक छोटा सा होमवर्क दिया था। याद रखें, आवर्त सारणी के 1 से 30 तक जो तत्व है वो प्रत्येक बच्चे को याद होने चाहिए और जिसको याद है वो कमेंट बॉक्स में यस या हाँ का रिप्लाई करें। कल आते ही मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि किस किस को याद है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल फिर नई क्लास के साथ में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।